हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। आइए देखते हैं संसाधन क्या होते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक साधन है। तो ये छोटी सी परिभाषा हो गई बड़े अच्छे तरीके से। भाई, जो आपके आसपास पर्यावरण में जो भी वस्तु है, ठीक है ना, वो क्या है? एक संसाधन है। और संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं किस तरीके से। चार वर्गीकरण किया गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, भाई संसाधन जब उत्पन्न होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक जैव होते हैं, क्या जैव होते हैं, मतलब एक में जान होती है, एक में जान है नहीं, सजीव और निर्जीव बोल सकते हैं, ठीक है। फिर समाप्ति के आधार पर, भाई एक वो नवीकरणीय होते हैं जो बार बार बन सकते हैं, बनते रहते हैं, खत्म होंगे ही नहीं। जैसे पवन हो गया, ठीक है ना, हवा है चलती रहती है, जल है, सूर्य की ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा है। अनवीकरणीय वो है जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, जिसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता या टाइम लगेगा बहुत सारा। स्वामित्व के आधार पे भाई एक व्यक्तिगत होता है, जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी कार है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। फिर जैसे सड़क पे चलते हैं आप, वो क्या है? सामुदायिक हो गया। फिर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समुद्र की सीमा से बाहर चले जाओगे तो कौन से संसाधन आ जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय आ जाएंगे। विकास के आधार के पे भी हम देखते हैं संसाधन कैसे होते हैं। संभावित संसाधन वो होते हैं जिनकी आने वाले टाइम में हमें संभावना है, हम उनको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भी राजस्थान वाले इलाके में हम सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से संसाधन का प्रयोग करके बिजली बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बना रहे हैं। विकसित भंडार जिनको हम यूज कर रहे हैं, संचित कोष जिनको हम आने वाले टाइम में जो एक प्रकार से हमने रखे हुए हैं, संभाल के बहुत कम बचे हुए हैं। अब यहाँ देखते हैं संसाधन दो प्रकार से डायग्राम देख चुके हैं, एक प्राकृतिक है, एक मानवीय है। प्राकृतिक को फिर हमने दो प्रकार से देखा, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय को फिर दो भागों में बांट दिया, जो सतत अथवा प्रवाह है, जैसे पवन है, जल है, मतलब जो समाप्त होंगे ही नहीं। फिर जो जैव है, जैव को भी दो भागों में बांट दिया, मतलब जिसमें जान है। एक प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे आ गए जितने भी प्रकार के देखते हैं, कुछ लकड़ियां हम ईंधन में इस्तेमाल करते हैं, कुछ फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे संसाधन के रूप में नजर आती है। एक वन्य जीव, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, उनको हम संसाधन के रूप में देखते हैं। अनवीकरणीय दो प्रकार के होते हैं भाई, एक इसको पुनः चक्रीय बोलते हैं, वो जो बार बार हम उसको अलग अलग तरह के यूज ले सकते हैं उससे। जैसे आपने देखा होगा, धातु हो गया, लोहा हो गया, जैसे आपने लोहे का कोई सामान खरीदा तो उसको दोबारा से आप रीयूज कर सकते हैं, कहीं और भी प्रयोग कर सकते हैं। अचक्रीय वो होते हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो जीवाश्म ईंधन हो गया। जैसे गाड़ी में तेल डाला आपने, तो एक बार खर्च कर दिया तो कर दिया, गैस है, खर्च हो गई तो दोबारा यूज कर ही नहीं सकते, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मानवीय, जैसे संरचनाएं एवं संस्थाएं बना रखी हैं हमने बहुत सारी, वो भी हमारे एक संसाधन के रूप में काम करती हैं, ठीक है। तो मात्रा एवं गुणवत्ता बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर भाई जैव संसाधन कौन से होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य कैसा संसाधन है? जैव संसाधन है। हम भी एक संसाधन है भाई, ठीक है ना। तो वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशु धन आदि। एक होते हैं अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं, ठीक है। फिर बात करते हैं समाप्ति के आधार पे जो खत्म होने वाले हैं। एक नवीकरणीय योग्य संसाधन बताए थे, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, वन्य जीव है, इनकी क्या है? नवीकरणीय योग्य है। पेपर में आते हैं भाई, नवीकरणीय कौन से होते हैं और अनवीकरणीय कौन से होते हैं। चार ऑप्शन दे देगा आपको एग्जाम में, उन चार में से ढूंढना होगा आपको नवीकरणीय कौन सा है, ठीक है ना। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वो हैं, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। जैसे खनिज संसाधन जो भी हैं हमारे, अभ्रक है, लोहा है, चांदी है, इनको बनने में बहुत टाइम लगेगा। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, भाई अभी बताए थे भाई पुनः चक्रीय हैं, कुछ पुनः चक्रीय नहीं है। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे। व्यक्तिगत संसाधन आपको बताए ही थे, जो आपके घर के संसाधन है वो क्या आपके व्यक्तिगत हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सामुदायिक संसाधन वो बताए थे, जो आपके घर के आसपास हैं, जो एक समुदाय के रूप में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सामुदायिक हो गया। फिर बातें राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा, सड़कें सबकी निजी खेतों से गई हुई है, अब वो
निजी प्रॉपर्टी थी, जो आपकी निजी संसाधन था, उसका प्रयोग सरकार ने अधिकृत करके आपको मुआवजा दे के कर दिया, तो अब वो संसाधन किसका बन गया? राष्ट्र का बन गया। ठीक है, जैसे रेल लाइन और सड़कें हो गया, नहरें, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है भाई, वो अधिकृत कर लेती है आपकी जमीन को। किसके तहत? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत, जिसमें अभी संशोधन करके हमने दूसरा भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना दिया है 2013, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। ठीक है, तो सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन व वन्य जीव राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील जो है, जो 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, जिसको भूभागीय समुद्र बोलते हैं, इंडिजीनियस बाउंड्री बोलते हैं जिसको, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अब समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिजियस बाउंड्री बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूभागीय समुद्र। तो यहाँ तक राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। फिर आते हैं स्वामित्व के आधार पर, लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, मतलब हर देशों का समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल वाला इलाका, खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, से परे, मतलब इससे बाहर निकल के किसी दूसरे देश का, किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तो हर देशों का 200 नॉटिकल माइल तक अपना अधिकार है, स्वामित्व है, उससे बाहर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। अब 1 नॉटिकल माइल याद रख लेंगे, 1.852 किलोमीटर होता है, मतलब 1 नॉटिकल माइल में जो किलोमीटर होते हैं लगभग 1 पूरा किलोमीटर और 852 मीटर होते हैं। ये पेपर में आता है, याद रख लेंगे। अब ये जो नॉटिकल माइल सीमा रखी गई, अपवर्जक आर्थिक सीमा, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, इज ए सी जोन प्रिस्क्राइब्ड बाय द 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो वही ये एक यूएन के द्वारा सभी देशों की सीमाएं निर्धारित की गई, और वो कितनी नॉटिकल माइल? 200 नॉटिकल माइल, याद रहेगा ना। विकास के स्तर के आधार पर भाई जो संसाधन क्या है? समभावी संसाधन बताए थे ना, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिम भाग में, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो वो क्या है? संभावी ही आने वाले टाइम में हम प्रयोग कर सकते हैं। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। और संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभावना के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं संसाधनों का विकास क्यों अनिवार्य हो जाता है, क्या जरूरत पड़ी संसाधनों के विकास की। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं आप घर में, ठीक है ना। अभी सरकार बढ़ावा दे रही है कि बिजली को अच्छे तरीके से यूज करो, उसका सही तरीके से दोहन करो, ऐसे मतलब उसको व्यर्थ में ना जाने दो। तो ये समस्या उत्पन्न हुई कि किसी के लिए तो आज तक हम इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर पाए हैं पूरे के पूरे विलेज को। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे देखने को मिलते हैं भारत देश में जो इलेक्ट्रीफाई नहीं हुए हैं, वही दिए से काम चलाते हैं बेचारे, और कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी बटा हुआ है। अब ये समस्याएं पैदा कैसे हुई हैं? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास कर दिया है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन हो गया है, ओजोन परत अवक्षय हो गया है, ओजोन डिप्लेशन, पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, भूमि निम्नीकरण आदि ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, मानव जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों को और तथा देश द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब मान के देखो, मान के चलो, अगर आपको एक संसाधन मिल रहा है और आपको दूसरे पड़ोसी को संसाधन नहीं मिल रहा है, वो वंचित रखा जा रहा है किसी कारणवश, तो ये गलत है। या किसी ने उस किसी संसाधन का, जैसे आप मोटरसाइकिल पे चलते चलते रास्ते में खड़ी कर देते हैं और मोटरसाइकिल स्टार्ट रहती है, ठीक है ना, बंद भी नहीं करते, आप सोचते हैं कि भाई अगर आपको कोई बोल दे तो आप कहते हैं कि भाई तेरे कौन सा घर से पैसे लगे हुए हैं, मेरा पेट्रोल मैं जला रहा हूँ। भाई संसाधन तो यूज कर रहे हैं ना, आप उसको यूज मतलब किस तरीके से कर रहे हैं? व्यर्थ में जा रहा है ना वो। या तो उससे आप कुछ उत्पादन कर रहे हो, कुछ, या रास्ते में कहीं जाना है आपने तो वहां जा रहे हो, तो फायदेमंद है।
तो इस तरीके से वो चीज़ें भी देखनी होती हैं बहुत सारी। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। अब बात आती है सतत पोषणीय विकास होता क्या है। ये एचटेट का मेंस का पेपर हुआ था, अभी उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। अब ये देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बच्चे परिभाषा लिखते हैं, इसके बारे में लिखने की बात आती है तो दिक्कत आ जाती है। यहाँ सिंपल साधारण सी परिभाषा है, याद रख लेंगे भाई। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई हम ऐसा संसाधन प्रयोग करें जिससे आने वाले टाइम में वो संसाधन बना रहे और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी एक साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं। बिजली उत्पन्न करते थे, अभी तक हम कोयले से उत्पन्न करते थे। भाई किससे उत्पन्न करते थे? कोयले से। अब कोयले से हमने क्या किया, एक तो भाई थर्मल पावर प्लांट लगाया, तो जैसे ही थर्मल पावर प्लांट लगाया उससे धुआं भी निकला और भाई जो राख बनी वो ऐश बोलते हैं जिसको, और वो डस्ट के रूप में आपने देखा होगा एयर में भी चला गया, तो और ताप भी बढ़ गया वहां से, हमने देखा ये कोयले से बना है। अब हमारे पास सोलर पैनल आ गए हैं, तो सोलर पैनल से हम छत पे लगाते हैं और जो सूर्य ताप से क्या कर लेते हैं, बिजली बना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे पर्यावरण को नुकसान बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे संसाधन ढूंढो जो आने वाली पीढ़ी की भी डिमांड को पूरा करे। अब ये सतत पोषणीय विकास आया कहाँ से? रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ भाई। रियो डी जनेरियो जो एक शहर है ब्राजील के अंदर, ठीक है ना। ब्राजील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। जून 1992 में 100 में से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। कई बार क्वेश्चन आता है भाई, अर्थ समिट किसको कहते हैं? इसी को बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 23 को स्वीकृति प्रदान की। तो एजेंडा 23 क्या है, आइए जानते हैं। एजेंडा 23 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, कि भाई उसे पता रहे कि हमने सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है और उसके लिए हमें क्या क्या एहतियात बरतने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवर कॉमन फ्यूचर जो कैसे निकल के आया हमारे सामने। भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की गई 1968 में, और क्लब ऑफ रोम ने की थी कि भाई संसाधनों को बचाओ, उनका संरक्षण करो। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक जो सुमेसर थे, राइटर थे किस पुस्तक के, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर पुनरावृत्ति की, और 1987 में ब्रूंडलैंड आयोग रिपोर्ट आई जो वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट के ने सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरियो ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। तो आपको पता चला आवर कॉमन फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से मूलाधार निकल के आया है। भारत में भू संसाधन को देखते हैं किस तरीके से हम, कि भाई भारत में जो मैदान है वो 43% भाग पर हैं, और जो पर्वत हैं वो 30% भाग पर हैं, पठार हैं 27%। तो भारत इस भू संसाधनों को किस तरीके से प्रयोग करता है। भारत में भूमि का विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है।
पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों के अपार संचय कोष हैं। तो आपने देखा, मैदान तो हमें खेतीबाड़ी के लिए योगदान देते हैं। भारत देश खेतीबाड़ी बड़े अच्छे से कर पाएगा, मतलब जमीन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, 43%, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पर्वत हैं। पर्वत हमें क्या है भाई, नदियाँ देते हैं, जैसे हिमालय वाली नदियाँ हैं, सदाबहार नदियाँ हैं, पानी आता है, बर्फ़ गिरती रहती है वहाँ से। फिर टूरिज्म प्लेस भी हैं जहाँ से विदेशी सैलानी लोग आते हैं, भारत देश को इनकम प्राप्त होती है, ठीक है ना, और दूसरे राज्यों के लोग भी जाते हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ से संसाधन के रूप में देखते हैं। पठार, पठार को हम देखते हैं, भारत देश का जो पठार है उसमें वही खनिज संसाधन खूब मात्रा में मिलते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो ये सारे अभ्रक, आयस्क, ये सारे खनिज संसाधन कहाँ से मिलते हैं हमें, ये खनिज संसाधन पठार से मिलते हैं। तो पठारों को क्या बोलते हैं, खनिज संसाधनों का जो है पिटारा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भारत देश में भारत क्या करती है, ऐसी है कि भारत को पठार भी प्रदान है, मैदान भी है और पर्वत भी है, ठीक है। अब भारत देश ने अपनी भूभाग जमीन का जो भूमि है उसको किस तरीके से यूज किया अपनी खेती बाड़ी में या खाली है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं वन क्षेत्र। ये हम देख रहे हैं 1960 से 2014-15 की बात कर रहे हैं। तो इनमें हमने देखा वन का जो क्षेत्र था, पहले 18.11% क्षेत्रफल पर वन थे, लेकिन आज जो वन है वो 23.3% हो गया। तो हमने वन आच्छादित क्षेत्र को क्या किया है, बढ़ाया है। लेकिन एक आवश्यक तरीके से देखा जाए तो एक ज़मीन पे कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, कि भाई जितना भी भूभाग है उसका 33% वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए, फॉरेस्ट शैडो जोन जरूर होना चाहिए, ताकि वो एक बैलेंस बना सके, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे बंजर तथा कृषि अयोग्य जो भूमि थी, तो वो 18.11% थी पहले, अब वो 5.5 रह गई। इसका मतलब हमने भूमि को कृषि योग्य खूब बनाया है तकनीकी का प्रयोग करके। तो कहाँ से कहाँ तक हम चले गए हैं। फिर उसके बाद है गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र, जो पहले 4.95% था, आज वो क्या हो गया है, 8। मतलब ये हमने कृषि के अलावा जो उद्योग टाइप में लगाना शुरू किया है, ज़मीनी को और तरीके से ही प्रयोग करना, जैसे पावर हाउस बोलते हैं ना, जो बिजली का उद्योग लगाते हैं छोटा मोटा। तो फिर आप देखते हैं वो एरिया एक्वायर हो जाता है, स्टेडियम बना दिया बच्चों के खेलने के लिए, तो एरिया एक्वायर हो गया। तो उस तरीके की ज़मीन जो हम अब ज़्यादा यूज कर रहे हैं जो पहले के मुकाबले, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि। तो आपने देखा हो गाँव में गौचरान जमीन बोलते हैं, है ना, गौचरान भूमि होती है गाय के चरने के लिए, जंगल होते हैं आसपास में थोड़े थोड़े। तो वो पहले 4.71% हुआ करते थे, आज 3.3 रह गए हैं। मतलब हमने उसको गौचरान खेती बाड़ी को तोड़ के उसमें खेती, जो वन आच्छादित क्षेत्र है उसको तोड़ के खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा हमने उसको कम कर दिया है जो पहले ज़्यादा था, ठीक है। अब पॉपुलेशन बर्डन बढ़ रहा है देश के ऊपर, तो भाई एग्रीकल्चर लैंड भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो एग्रीकल्चर लैंड जो बढ़ेगी तो इस तरीके से ही तो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपने देखा, ये टैली कर लेंगे यहाँ से कौन कौन सा कितने प्रतिशत, बड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। फिर मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, ठीक है ना। तो अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं मृदा संसाधन के रूप में। मृदाओं का वर्गीकरण भारत में किया गया है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई, जिसमें सबसे पहले मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है, जो काफ़ी उर्वरक होती है, जिसमें एक अच्छी पैदावार होती है, ठीक है ना। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है, तो नदी बिछाती है इसको। और जो ये तटों पे नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाती है, इसे डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी आप देखेंगे यहाँ से, जो ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हैं आप, इस तरीके का ये जलोढ़ का एरिया है। तो जलोढ़ एरिया देख लो आप कहाँ तक, पूरा भारत में यहाँ तक, और थोड़ा थोड़ा यहाँ तट पे भी नज़र आ रहा है। तो इस तट पे इसको डेल्टा ही बोल देंगे, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ आके मिट्टी डालती हैं, तो इसको डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। तो भारत के सबसे ज़्यादा इलाके पे ये जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अब यहाँ देखेंगे कुछ पॉइंट हमने यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन हम अभी बता रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। जैसे जलोढ़, जैसे
ज्यादा। अब जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक पुराना जलोढ़ जिसको बांगर बोलते हैं, एक नया जलोढ़ जिसको खादर बोलते हैं। भाई जब नदियों ने जहाँ पुराने टाइम में मिट्टी जमा करना शुरू किया था, अब वहाँ ऊंचे अक्षेत्र बन गए हैं, तो ऊंचे अक्षेत्रों से अब जब नदी बह के आएगी तो वहाँ पानी ऊपर तो नहीं जा पाएगा, पानी नीचे से बह के आ जाएगा। अब मिट्टी नीचे वाले क्षेत्रों में जमा हो पा रही है, पुराने क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है, इसलिए वहाँ पुराने क्षेत्रों में क्या है, बांगर पाया जाता है, और नए क्षेत्रों में क्या है, खादर पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। भाई इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की मात्रा खूब होती है। ये गन्ने, चावल, गेहूं की अन्य फसलों के लिए बहुत, दलहन की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि। तो ये आपका हरियाणा, यूपी, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ठीक है ना, पंजाब, ये पूरा इलाका आ जाता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक अक्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, तो उस भूमि में अगर हम अच्छा पानी पहुँचा देंगे तो मृदा को भी हम अच्छी बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे काली मृदा। काली मृदा का जो लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है। ये जो आप देखें ग्रे कलर में जितना देख रहे हैं भाई, तो ये ग्रे कलर में क्या है, ब्लैक सोइल है। तो ये देख सकते हैं ये वाला इलाका, तो यहाँ ब्लैक सोइल नजर आएगा। ये कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। अभी भारत के कुल उत्पादन का, कपासी मृदा भी बोलते हैं इसको, रेगोरिया कपासी मिट्टी बोलते हैं। भारत का 2/3 कपास यहीं से अकेला पैदा करके देता है भारत। और इसमें राज्य कौन कौन से आते हैं? ये जो मिट्टी बनी है ये ज्वालामुखी लावा के सैलों से बनी है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक भी फैली है ये, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे थे, यहाँ तक ये नदियों के पूर्वी भागों में भी फैली है। इसे रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। इसी मृदा पर भारत का लगभग 2/3 कपास उत्पन्न होता है। और इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका रंग होता है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत होती है। तो वाटर रिटेंशन जो है सबसे ज़्यादा एक मेन क्वेश्चन बन गया भाई आपका। जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में है? काली मिट्टी में है। तो इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ठीक है। और गर्म शुष्क मौसम में ये सूख कर क्या होती है, दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसे सतह जुताई की मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं। और बरसात होने पे गिलगिली चिपचिपी हो जाती है, इसलिए इसे मानसून की प्रारंभिक जुताई के मानसून के प्रारंभ में ही इसकी जुताई कर दी जाती है, ठीक है। फिर आती है लाल व काली मिट्टी, सॉरी लाल व पीली मिट्टी। तो लाल व जो लाल मिट्टी या पीली है, कहीं कहीं इसका रंग पीला हो जाता है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है भाई, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका मिट्टी का रंग लाल होता है। तो इस लाल मिट्टी को देख सकते हैं आप किस किस इलाके में नजर आ रही है आपको, ये भारत के पूरी लोकेशन पर देख सकते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका पीला रंग, इसमें जलोयोजन के कारण, जलयोजन जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका रंग कैसा पड़ जाता है, पीला पीला हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं लेटराइट मिट्टी, जो सूख कर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। और इसे लेटर जो है ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से निकल के बना है, जिसका अर्थ है लेटेराइट मृदा का निर्माण ईंट है। तो कई बार आता है पेपर में भी, ईंट की तरह कठोर कौन हो जाती है, लेटेराइट, ठीक है ना। तो ईंट से बनकर है लेटराइट बना है आपका। फिर उसके बाद इसमें लीचिंग प्रॉब्लम भी होती है। अभी अपसलन क्रिया या निक्षालन, अत्यधिक निक्षालन। अब लीचिंग प्रॉब्लम क्या होती है, जब बरसात के कारण, तेज बारिश के कारण तत्व रिसकर काफी नीचे चले जाते हैं, पोषक तत्व मिट्टी के, तो उसको लीचिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। अब लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। अब ये मिट्टी देख सकते हैं पर महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटक क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ इसमें ह्यूम्स पर्याप्त रूप से पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और भारत की अधिकतर मूंगफली इसी मृदा में होती है। तो भारत की अधिकतर मूंगफली कौन सी मिट्टी से? लेटराइट से होता है। यह मृदा काजू की कृषि, रबड़, काफ़ी और मसाले, तेजपात की कृषि के लिए भी अनुकूल होती हैं। फिर बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, जो राजस्थान वाला इलाका है, ठीक है। तो मरुस्थलीय मिट्टी पानी की कमी के कारण होती है। इसमें जो पेड़ पौधे वनस्पति होंगे उनके पत्ते चौड़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी को ज़्यादा मात्रा में वाष्पीकृत नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी क्या है, कम होता है।
तो मरुस्थलीय मिट्टी देखेंगे, राजस्थान वाला इलाका आप देखेंगे। फिर उसके बाद मृदा अपरदन क्या होता है भाई, आप देखें बरसात के द्वारा मिट्टी जब बह के चली जाती है, पोषक तत्व कहीं दूर चले जाते हैं, या पहाड़ों में मिट्टी का कटाव होता है, उसको मृदा अपरदन बोलते हैं। इसे रोकने के तरीके बहुत सारे होते हैं, जैसे पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेत बना दो तो वहाँ से मृदा अपरदन रोका जा सकता है। या आपने खेत में पेड़ पौधे लगा दो आप चारों तरफ, तो जब तेज हवाएं चलती हैं वो पेड़ पौधे हवाओं को रोक लेते हैं, अपरदन को कम कर देते हैं। तो वृक्षारोपण या वन लगाना, जैसे सड़कों के सहारे हम भी पेड़ लगाते हैं, अब उससे कई फायदे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जब सड़क के सहारे पेड़ लगाओगे वो मिट्टी को वहाँ से नीचे नहीं जाने देते, सड़क को मजबूत रखते हैं। फिर वहाँ से ज़मीन से क्या करते हैं, वो पानी को खींचते हैं, तो ज़मीन के नीचे वो नमी नहीं रहने देते, तो सड़क आपकी मजबूत रहती है। वृक्षारोपण या वन लगाना, पशुओं के चरने पर नियंत्रण करना, गोलाई में अर्थात कंटूर रेखाएं की तरह जुताई करने से हवा या पानी मिट्टी को सरलतम से नहीं काट सकते। जैसे आपने देखा होगा खेत में कल्टीवेटर से जुताई करते हैं आप, है ना, तो वो नाली सी बन जाती हैं, तो पानी अच्छे तरीके से हर जगह पहुंच जाता है, सीधा बह के नहीं जाता है। बांध बनाना, ठीक है, भूमि वनस्पति शून्य नहीं छोड़ी जाए, खेत में कोई वनस्पति न हो तो उसमें कुछ बो देना चाहिए। खेत को खाली छोड़ दोगे तो आप देखते हैं तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी उठाते हैं गोल गोल घुमा के, है ना, तो अगर खेत में कुछ बो दोगे तो मिट्टी नहीं उठा पाओगे, वहाँ से इरोजन नहीं होगा। वन मृदा क्या होती है भाई, जंगलों में या माउंटेन सॉइल भी बोल देते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो देखते हैं आप, ठीक है। तो फिर बात करते हैं भारत में जो लास्ट में हम देखते हैं अभ्यास के कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर। बहु वैकल्पिक प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। लो ऐसा किस प्रकार का संसाधन है भाई, नवीकरणीय क्या बनाया जा सकता है दोबारा, क्या जान है इसमें, जैव है, नहीं, क्या प्रवाह है, क्या ये कभी समाप्त नहीं होगा, नहीं, यह अनवीकरणीय है, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। फिर है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है भाई, ज्वारीय जो ऊर्जा है किस प्रकार का संसाधन नहीं है। इसने यहाँ पे क्या देखना चाहिए था भाई, ये आंसर इसने गलत कर दिया, यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, नहीं हटाओ इसमें से, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन सा है भाई, पुनः पूर्ति योग्य है, दोबारा इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, बार बार बना सकते हैं भाई, मानवकृत तो है नहीं, अचक्रीय भी नहीं है, ठीक है, और अजैव भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बैठते हैं इसमें से अजैव, तो पुनःवृत्ति योग्य है ये, ठीक है ना, इसको दोबारा बनाया मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, बनता रहेगा। बात आती है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है भाई, भूमि वो अधिक सिंचाई का मेन कारण है, ठीक है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है भाई, आप देखेंगे जो पहाड़ी इलाका को उसी में तो होगा, पहाड़ी इलाका इसमें ऑप्शन में कौन है, उत्तराखंड है। फिर उसके बाद इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से, महाराष्ट्र राइट आंसर है भाई, महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए, आशा करते हैं। इसके साथ दोस्तों हैव ए नाइस डे, थैंक यू।